नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आपको इन प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा और इनकी हम व्याख्या भी करते चलेंगे, क्योंकि इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कक्षा 12 का जो टॉपिक है, हमारी जो ज्योग्राफी की बुक है, उस पूरी पुस्तक से, दोनों किताबों से मैंने कुछ प्रश्नों का चयन किया है और ये प्रश्न है वो आपको परीक्षा में सफलता की तरफ लेके जाएंगे। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न 23 नहीं है, इनसे जुड़े हुए सभी प्रश्न हम हल करते चलेंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार इन छोटे छोटे प्रश्नों से ही हमारे मार्क्स डिसाइड होंगे। हमें पता है कि टोटल 16 प्रश्न तो एबीसीडी के आने वाले हैं, 16 प्रश्न आएंगे एबीसीडी के। उसके बाद अगर हम बात करें रिक्त स्थान की, तो 10 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान वाले, 26 प्रश्न ये रहेंगे। यानी 13 नंबर का ये जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 8, जो प्रत्येक 1 नंबर का होगा और ये होंगे 8। टोटल 21 नंबर के प्रश्न है वो आज कल परसों 3 दिन में हम ये 21 नंबर के जो छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में पूरी किताब से छोटे छोटे प्रश्न बनाएंगे और एक भी प्रश्न इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले जो वार्षिक पेपर है हमारा ज्योग्राफी में, आपका छोटा जो प्रश्न आएगा वो एक भी प्रश्न इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। हम इन प्रश्नों की अच्छी से तैयारी करेंगे और अच्छी तरह से इनको समझते हुए चलेंगे, ताकि इनसे जुड़े हुए अगर 1-2 प्रश्न एक्स्ट्रा पूछे वो भी हमारा गलत ना हो, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी किताब से मैंने ये छोटे प्रश्न है वो आपके लिए बनाए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सब पे हमें गौर करना है, इन सब को हमें याद करना है। जो प्रश्न हमें याद है उनको तो छोड़ते चलिए, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें जो नहीं याद है उन पे ज्यादा गौर करना है। बहुत ही कम दिन रहे हैं परीक्षा के, आप लगातार जुड़े रहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप लगातार हमसे जुड़े रहते हैं तो आप 95 प्लस तक मार्क्स है वो ज्योग्राफी में कक्षा 12 में प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे ये जो प्रश्न होंगे वो पूरे के पूरे सिलेबस आधारित होंगे, एक भी पार्ट है वो हम छोड़ेंगे नहीं। जिस पार्ट से छोटे प्रश्न आने हैं उससे ही हमने ये प्रश्न उठाए हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बड़े प्रश्न की तैयारी है, 3 दिन के बाद हम बड़े प्रश्न लेके चलेंगे। पहले हम देखेंगे ये जो हमारा 21 नंबर का जो पार्ट रहेगा उसके बारे में। ये 21 नंबर का पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न संख्या 1 आज का हमारा रहेगा, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। ये मानव भूगोल की पहली जो पुस्तक है उसके 1 नंबर पार्ट से लिया गया है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से। इसमें 3 संकल्पना चलती है, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। निश्चयवाद की संकल्पना है वो रेटजेल ने दी थी और उनके साथ उनकी शिष्या। निश्चयवाद की संकल्पना रेटजेल और सैंपल ने दी थी। संभववाद की संकल्पना है वो पोल विडाल डी लाब्लास ने दी थी और नव निश्चयवाद की संकल्पना है ये दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। तीनों संकल्पना के बारे में हमें याद रखना है। पहली संकल्पना है निश्चयवाद, जो दी थी रेटजेल और सैंपल ने। दूसरी है संभववाद, जिसे दिया था विडाल डी लाब्लास ने। और तीसरी हमारी संकल्पना है नव निश्चयवाद, ये दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। तो तीनों वहीं से प्रश्न बनने चाहिए और वहीं से ही बनेंगे। इसके बाद में अगर पहला पार्ट है उसमें से हमें परिभाषाएं पूछ सकता है। हम अगले कल जो चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए उसमें हम परिभाषाओं को अलग से बताएंगे, तीनों परिभाषाओं को, क्योंकि हमारे पहले पार्ट से जो प्रश्न बनने योग्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 प्रश्न बन सकते हैं। जैसे तीनों संकल्पना याद कर ली, उसके बाद 3 परिभाषाएं याद कर ली, और एक है जो उप क्षेत्र दिए हुए हैं पार्ट के एंड में, उनसे भी एक छोटा प्रश्न बना सकता है। तो वो कल और परसों 2 दिन में हम पूरा क्लियर कर लेंगे। आज हमें ये याद रखना है, नव निश्चयवादी की संकल्पना किसने दी थी, तो ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवादी की संकल्पना दी थी। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, नीदरलैंड किस पुष्प के खेती में विशिष्ट स्थान रखता है। नीदरलैंड पुष्प की खेती के लिए बहुत ही विशिष्ट देश है, वहां पर पुष्प की खेती की जाती है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कौन सा पुष्प, तो पुष्प का नाम होगा ट्यूलिप। पुष्प का नाम रहेगा ट्यूलिप। ट्यूलिप पुष्प की खेती में नीदरलैंड है विशिष्ट स्थान रखता है। तीसरा प्रश्न अगर हम देखें, तीसरा प्रश्न उत्पादन और विनिमय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्पादन और विनिमय दोनों किस क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, यानी हमारे क्षेत्र से पूछा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक क्षेत्र से
कौन से में शामिल होगा? उत्पादन और विनिमय है वो थर्ड सेक्टर से संबंधित है, तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति पर आधारित, यानी कच्चा माल जहां से हमें मिलता है वो हमारा प्राथमिक सेक्टर होगा। द्वितीय क्षेत्र होगा वो उद्योग और विनिर्माण, द्वितीय क्षेत्र। लेकिन ये पूछा है उत्पादन और विनिमय दोनों किस में आता है, तो दोनों तृतीय क्षेत्र में आता है। वैसे सेवा सेक्टर कहते हैं तृतीय क्षेत्र को, तो दोनों आता है तृतीय क्षेत्र में। स्वेज नहर किन किन सागरों को आपस में मिलाती है? स्वेज नहर और पनामा नहर, दोनों के बारे में हमें याद रखना है। पनामा नहर की अगर मैं बात करूं, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, याद रखना है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जबकि स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, याद रखना है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 का जो दशक था, उस समय महामारी फैली थी और प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था। तो उस समय हमारे देश में भी जो वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक रही थी। 1911 से 1921 का जो दशक है उसमें हमारे यहाँ वृद्धि दर है वो ऋणात्मक में रही थी, तो याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न होगा, भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति बनाई थी? तो भारत सरकार ने बनाई थी 2015 में। कौशल विकास और उद्यमिता नीति भारत सरकार ने कब बनाई थी? 2015 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई थी? राष्ट्रीय जल नीति के बारे में पूछा है, तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति है वो 2002 में बनाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002, दोनों याद रखनी है। एक तो भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति बनाई, तो 2015 में, और राष्ट्रीय जल नीति 2002 में बनाई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया है? सोच के बताइए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तारापुर, महाराष्ट्र में। कहां पे किया गया है? तारापुर, महाराष्ट्र में, याद रखना है। कहां पे? तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है तारापुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध पूछ रहा है, किस परिवहन से है? रेल परिवहन से है, सड़क परिवहन से है? तो बताइए किससे है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध? ये है सड़क परिवहन से। किससे है? सड़क परिवहन से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हमें पता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया है, महामार्गों का निर्माण किया गया है। और उसकी आकृति कैसी हो गई? उसकी आकृति हो गई चतुर्भुज के समान। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में मिलाती है। याद रखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो सड़क परिवहन से। और किन बड़े महानगरों को जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में मिलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रही है? गैस के बारे में पूछा है कि ऐसी कौन सी गैस है जो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? तो वो रहेगी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रही है? तो वो रहेगी हमारी CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अगला प्रश्न है, सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सहकारी आंदोलन को सबसे ज्यादा सफलता किस देश में मिली है? तो बताइए किस देश में मिली है सहकारी आंदोलन को सबसे ज्यादा सफलता? डेनमार्क। कहां पे मिली है? डेनमार्क में। सहकारी आंदोलन को सबसे ज्यादा सफलता है डेनमार्क में मिली है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, वर्तमान में भारत में किशोर
जिसकी आयु, किशोर किसे कहते हैं, जो 10 से 19 वर्ष का है। यानी किशोरों की आयु का अंश जनसंख्या में कितना प्रतिशत है। किशोरों की आयु का अंश पूछा है कि भारत में किशोर जो 10 से 19 वर्ष का है उसका अंश कितना प्रतिशत है, तो वो रहेगा 20.9%। 20.9% हमारी जनसंख्या में किशोरों का अंश है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि रबी की फसल की बुआई और कटाई कब की जाती है। तो रबी की फसल हम अक्टूबर में बोते हैं, अक्टूबर में बोते हैं और मार्च में इसे काट लिया जाता है। अक्टूबर से मार्च के मध्य, अक्टूबर में हम इसे बोते हैं और मार्च में इसे काट लेते हैं। रबी की फसल की बुआई तो अक्टूबर में होती है और इसकी कटाई है वो मार्च में होती है, याद रखना है हमें। अगला हमारा प्रश्न है, नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण किस मौसम में सबसे अधिक होता है। यानी नदियों में प्रदूषण है वो प्रदूषक का जमाव कौन से मौसम में सबसे ज्यादा होता है, याद रखना है गर्मी के मौसम में। किस मौसम में होता है, गर्मी के मौसम में, हमें याद रखना है। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण और संकेंद्रण किस मौसम में अधिक होता है, तो होता है गर्मी के मौसम में। अगला हमारा प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। एक तो था विकास कार्यक्रम सूखा संभावित विकास कार्यक्रम और एक पर्वतीय, दोनों याद रखना है। एक तो था सूखा संभावित विकास कार्यक्रम, ये तो जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें शुरू किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। और पर्वतीय विकास कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। दोनों का याद रखना है, सूखा संभावित विकास कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, जबकि पर्वतीय विकास कार्यक्रम है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताइए। प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रियाओं के आपको नाम बताना। बहुत इजी प्रश्न है लेकिन मैंने शामिल कर लिया है क्योंकि बोर्ड के पेपर में इजी प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा मार है हम इजी प्रश्न में खाते हैं। तो प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के नाम, पशुपालन, कृषि, आखेट, जंगल से फल फूल इकट्ठा करना, खनन, ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के नाम पशुपालन है, कृषि है, आखेट है, जंगल से फल फूल इकट्ठा करना है और खनन, ये प्राथमिक क्रियाओं के नाम है, याद रखना है। अब हमें देखना है द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। व्यापार यानी ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का होता है, एक तो द्विपार्श्विक होता है और एक होता है बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार होता है। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं, जबकि दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। दोनों प्रश्न याद रखने हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रकार है कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार द्विपार्श्विक कहलाता है, जबकि दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार है वो बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। अब मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक, ये भी, इन दोनों में भी हमें अंतर याद रखना है। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं और सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक हमें याद रखना है 183 यानी 183 दिन। जो 183 दिन से कम काम करता है वो तो होता है सीमांत श्रमिक, और जो 183 दिन से ज्यादा काम करता है वो होता है मुख्य श्रमिक। दोनों में अंतर याद रखना है। एक तो द्विपार्श्विक दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार, बहुपार्श्विक दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार। मुख्य श्रमिक जो 183 दिन से ज्यादा काम करता है और सीमांत श्रमिक जो 183 दिन से कम काम करता है उसे हम सीमांत श्रमिक कहते हैं, और जो 183 दिन से ज्यादा काम करता है उसे हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन बड़े महानगरों को जोड़ती है। मैंने बता दिया है आपको, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन बड़े महानगरों को जोड़ती है। आप बताइए कौन कौन से महानगरों को जोड़ती है। पहले था दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा कोलकाता। इन चार बड़े महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है।
अब बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? पहले ये प्रश्न आ चुका था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? किससे है? सड़क परिवहन से है। और किन बड़े महानगरों को जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये आपस में मिलाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा मिश्रित कृषि। कृषि वो भी मिश्रित, यानी ऐसी कृषि जिसमें किसान कृषि भी करता हो और साथ में पशुपालन भी करता हो, तो उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। कृषि भी करता हो और पशुपालन भी करता हो, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार। पहले तो इसका नाम क्या था? गेट था। WTO तो बाद में बना था। गेट की स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में गेट की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन अब पूरे जिन देशों ने गेट की स्थापना की थी वो एक स्थायी संस्था का निर्माण करना चाहते थे, यानी एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जो स्थायी हो, ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहते थे। 1994 में सभी सदस्य देशों ने बैठकर मीटिंग की और जनवरी 1995 में WTO की स्थापना की गई। तो WTO की स्थापना कब हुई? जनवरी 1995 में। WTO का पहले नाम क्या था? गेट नाम था, GATT। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य देश है, यानी जिस दिन WTO की स्थापना हुई थी उस दिन भारत भी इसमें शामिल हो गया था। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए इतना ही, लेकिन कल हम और बेहतर प्रश्न लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके 90+ स्कोर की गारंटी मैं लेता हूं। लगातार अगर आप जुड़े रहे परीक्षा तक तो आपका जो परसेंट रहेगा ज्योग्राफी में वो 90+ रहेगा, ये मेरी गारंटी रहती है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। लगातार जुड़े रहिए, इन प्रश्नों को हल करते रहिए और इससे बाहर बहुत ही कम चांस है, या मैं कहूं ना के बराबर चांस है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप लगातार जुड़े रहिए। हम छोटे छोटे जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो सभी के सभी पुस्तक से बाहर निकाल के आपके सामने मैं रखूंगा और आपको समझाते हुए चलूंगा, ताकि परीक्षा में ये जो प्रश्न आए ना उसमें हमें कोई परेशानियां ना हो। और बहुत जो बच्चे हैं वो सोचते रहेंगे लेकिन हम वो उत्तर करते रहेंगे, यही डिसीजन हमें लेना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।